नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। भारत में आज दुनिया की अब तक की सबसे बड़े टीकाकरण की शुरुआत हुई, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। आज सुबह 10:30 बजे से देश में कोरोना की वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। इस अभियान के साथ ही पीएम मोदी ने कोविड ऐप भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा, आज के दिन का बेसब्री से इंतजार था। कोरोना की वैक्सीन आ गई है। पीएम ने कहा कि वैक्सीन बनाने वालों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने न त्योहार की चिंता की, न घर छुट्टी मनाने गए। भारत में आज पहले चरण में 3 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी। टीकाकरण अभियान की शुरुआत को लेकर अस्पतालों को फूल और बैलून से सजाया गया है। अस्पतालों में उत्सव जैसा नजारा दिख रहा है। यूपी के सीएम योगी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर होड़ मचाने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत द्वारा विकसित की गई वैक्सीन सुरक्षित और बेहद प्रभावी है। टीकाकरण अभियान के शुभारंभ के साथ गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ऐसे पहले जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने टीका लगवाया। डॉक्टर शर्मा ने एक कोरोना वॉरियर के तौर पर टीका लगवाया, क्योंकि पहले चरण में सिर्फ कोरोना वॉरियर्स को ही टीका लगाया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात सैन्य डॉक्टरों, पैरामेडिकल और सैनिकों को कोरोना टीका लगाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि टीके की 12,000 से अधिक खुराक लद्दाख पहुंच चुकी हैं, जिनमें से 4,000 खुराक सशस्त्र बल के जवानों के लिए रखा गया। एम्स के पूर्व डायरेक्टर समेत 45 विशेषज्ञों के ग्रुप ने कोरोना वैक्सीन पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में बनी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जो लोग इनकी आलोचना कर रहे हैं वो भारतीय वैज्ञानिकों की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा कर रहे हैं। देश भर में शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के बीच पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका सभी लोगों को निःशुल्क मुहैया कराया जाए। अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को 2,04,500 टीके की खुराक मिली है। केवड़िया के इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिटी को देश के अन्य हिस्सों से संपर्क सुदृढ़ करने के लिए पीएम मोदी रविवार को 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात से संबंधित कई अन्य रेल परियोजनाओं की भी शुभारंभ करेंगे। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ आज घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली में आज कुछ जगहों पर 2 से 3 मीटर की विजिबिलिटी देखी गई। कोहरे का असर रेल यातायात और फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब समेत उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अभी ठिठुरन वाली ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों के दौरान ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। पार्टी के नेता उनके बयानों पर हंसते हैं। राहुल को मीडिया के सामने यह स्वीकार करना चाहिए कि वो कृषि कानूनों पर झूठ बोल रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार के लिए जरूरी है कि वह आंदोलन कर रहे किसानों की भावनाओं को समझे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे 30 जनवरी से दिल्ली में अपने जीवन का अंतिम भूख हड़ताल करेंगे। अन्ना ने कहा कि उन्होंने रामलीला मैदान में आमरण अनशन करने की अनुमति देने की मांग की है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करना होगा। प्रत्याशियों को चुनाव से पहले 3 बार ऐसा करना होगा। आयोग ने इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 15 साल पुराने वाहन नष्ट करने की वाहन परिमार्जन नीति को जल्द मंजूरी मिलेगी। गडकरी ने कहा कि हमने प्रस्ताव दे दिया है, उम्मीद है कि जल्द इसे मंजूरी मिलेगी। नियम के तहत 15 साल से पुरानी कार, ट्रक और बसों को नष्ट किया जाएगा। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्वाली ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की, जिसमें दोनों देश व्यापार, ऊर्जा और संपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूती देने पर राजी हुए। भारत ने पड़ोसी देश को कोरोना की वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है।
नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने कहा कि उनके देश के भारत और चीन के साथ अच्छे संबंध हैं। हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारी सरजमी का दुरुपयोग किसी भी पड़ोसी मुल्क के नाजायज हितों के लिए नहीं हो। हम अपने मित्रों के साथ संबंधों की तुलना नहीं करते। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को 100% स्टाफ के साथ काम करने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। हालांकि हर दफ्तर का स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करेगा। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागाध्यक्ष पर होगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 300 से 400 दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में नियंत्रण रेखा के पार शिविरों में उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सेना घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार है। लोगों की बढ़ती नाराजगी के बीच व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को 3 महीने के लिए टाल दिया गया। कंपनी ने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स में भ्रम है, इसलिए 3 महीने का समय देने से यूजर्स को पॉलिसी के बारे में जानने का समय मिलेगा। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 5 लाख के पार पहुंच चुका है। इनमें से अभी तक 1,52,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 15,151 मामले सामने आए हैं। वहीं 176 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 9 करोड़ 36 लाख से ज्यादा हो गया है, जिसमें अभी तक 20,04,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देश अमेरिका में जनवरी के 2 हफ्तों में 42,000 लोगों की जान चली गई है। दुनिया भर के कई देशों ने कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए वैक्सीन का बंदोबस्त करना ही मुश्किल हो रहा है। बता दें कि अभी तक दुनिया की कोई भी कंपनी पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए तैयार नहीं है। ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य का विकास जारी है। फरवरी 2020 तक 1.25 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपना खुद का कारोबार और उद्योग शुरू करने का आह्वान किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर ममता ने जनता को धोखा दिया है। उनके जिद्दीपन के कारण कई लोग बेघर हो चुके हैं। शेखावत ने 24 परगना जिले में घर घर चुनाव प्रचार अभियान के दौरान यह बातें कही। निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ अगले सप्ताह पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। आयोग राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेगी। इस टीम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा शामिल रहेंगे। इस दौरान वे मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाने माने कारोबारी कमल मुरारका का निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार थे। वह 74 वर्ष के थे। उनके निधन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया है कि एरो इंडिया का 13वां संस्करण काफी सफल रहेगा, जिसे एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस प्रदर्शनी माना जाता है। इसका आयोजन 3 से 5 फरवरी तक कोविड-19 के सभी एहतियात बरतते हुए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड और हिमाचल में डॉक्टर वेदर रडार का उद्घाटन किया। इस प्रणाली से पहाड़ी राज्यों को फायदा मिलेगा। इससे 4 धाम और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए मौसम के पूर्वानुमान की सही और सटीक जानकारी मिल सकेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने मोदी तुझे सलाम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य उन लोगों को बेनकाब करना है जो कोरोना टीके को लेकर राजनीति कर रहे हैं। गोयल ने कहा कि यह ईश्वरीय कृपा है कि संकट के समय नरेंद्र मोदी हमारे पीएम हैं। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप वाशिंगटन डीसी छोड़कर चले जाएंगे। जो बाइडेन 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। इस दिन ट्रंप वाशिंगटन डीसी छोड़कर फ्लोरिडा चले जाएंगे। ट्रंप फ्लोरिडा में रहकर नई शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने अपने मंत्रिमंडल में पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा को शामिल किए जाने पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार ने इस बारे में सवाल पूछा था। बता दें कि चर्चा है कि शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील दायर करने में देरी पर एनसीबी के महानिदेशक को सख्त चेतावनी दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आए दिन देरी से अपील करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
देरी को लेकर कोर्ट ने विभाग पर जुर्माना भी लगाया है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा ने देवरिया में 21 और कुशीनगर में 11 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सांसद रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मिश्रा ने कहा कि देवरिया से उनका विशेष लगाव है, वहां मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उनका प्रयास सफल रहा। एयर इंडिया ने हैदराबाद शिकागो साप्ताहिक उड़ान शुरू कर दी है। शिकागो से बिना रुके एयर इंडिया की पहली उड़ान राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर उतरेगी। यह उड़ान प्रत्येक शुक्रवार को उड़ान भरेगी। यह हैदराबाद से दोपहर 12:50 पर रवाना होगी। आप प्रवक्ता आतिशी ने नगर निगमों में अनियमितता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन एमसीडी नहीं चुका पा रही है। वहीं दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण ने आप पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार 13,000 करोड़ रुपए का बकाया जारी करे। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ और कठुआ जिले में एलओसी पर गोलीबारी की और मोर्टार दागे। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने बोबिया इलाके को भी निशाना बनाया। इन घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ है। वहीं सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। महाराष्ट्र में 10 महीने बाद 5वीं से 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 27 जनवरी से स्कूल खुलेंगे। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को इस बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। अब प्रभावित राज्यों की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। पशुपालन मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि बालोद जिले के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू मिला है। विभाग ने राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ ऑनलाइन बैठक कर सख्ती बरतने का निर्देश दिया। घोटालों के आरोपों में घिरी नीदरलैंड सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मार्क रूटे और उनकी पूरी कैबिनेट पर बाल कल्याण भुगतानों में घोटाले का आरोप है। जांच में पता चला है कि इस घोटाले में अभिभावकों पर गलत रूप से धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य को स्वर्णिम बंगाल में तब्दील कर दिया जाएगा। ममता सरकार ने प्रदेश के लोगों को सिर्फ कुशासन दिया है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने दिलीप घोष के दावों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल गंगा में डूब जाएगा। केंद्र सरकार की सभी परियोजनाएं खोखली तथा विफल साबित हुई। डीटीसी ने 1000 लो फ्लोर और एसी बसों का ऑर्डर दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 12 साल के इंतजार के बाद यह कदम उठाया गया है। इससे विश्व स्तरीय परिवहन प्रणाली विकसित होगी और दिल्ली प्रदूषण मुक्त होगा। भारत के खिलाफ चौथे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम लंच तक पहली पारी में 369 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए डेब्यू कर रहे नटराजन और सुंदर ने अपने पहले मैच में 3-3 विकेट लेने में कामयाब रहे। शार्दुल ठाकुर को भी 3 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया के जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन बना लिए हैं। भारत के दोनों ओपनर पवेलियन लौट चुके हैं। रोहित शर्मा 44 और सुमन गिल 7 रन बनाकर आउट हुए। आखिरी सेशन में बारिश की वजह से खेल रुक गया है। सिडनी टेस्ट के हीरो रहे हनुमा विहारी ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना हो गए। हैम स्ट्रिंग में ग्रेड 2 चोट की वजह से हनुमा चौथे टेस्ट से बाहर हो गए थे और इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज नहीं खेल सके। बता दें कि बिहारी को स्कैन रिपोर्ट में ग्रेड 2 चोट का पता चला है। क्रिकेटर हार्दिक और कुणाल पांड्या के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। बड़ौदा क्रिकेट संघ के सीईओ ने बताया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे कुणाल पांड्या घर लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ौदा क्रिकेट संघ हार्दिक और कुणाल के इस दुख में साथ खड़ा है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 320 रन बना लिए हैं। जो रूट 168 और जोस बटलर 7 रन बनाकर नाबाद है। श्रीलंका की पहली पारी महज 135 रन पर सिमट गई थी। पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। मुख्य चयनकर्ता मोहम्मद वसीम ने घरेलू सत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को टीम में चुना है। टीम में कुल नए 9 चेहरों को शामिल किया गया है।
खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।